बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम से बात की इलेक्शंस के हवाले से कि आया इलेक्शंस जब होंगे तो क्या चीज़ें चेंज होंगी, बिजनेसेस के हालात क्या होंगे, डॉलर के हालात क्या होंगे और रोज़गार के हालात क्या होंगे। मगर इस वक्त इलेक्शंस हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का जो सिलसिला है वो जारी है और ये कब तक मुकम्मल होगा, कब एक हुकूमत बनेगी और उस हुकूमत बनने के बाद आलमी दुनिया उस पर एतबार करेगी या नहीं, हमारा जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो उस पर एतबार करेगा या नहीं। चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का हुकूमत पर एतबार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो पैसा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने सेगमेंट में विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात करेंगे कि विरासती प्रॉपर्टी में हमारा कानून क्या कहता है, उसमें क्या मसाइल दरपेश हैं, बहनों बेटियों को इस्लाम ने और पाकिस्तान के कानून ने क्या हकूक दिए हैं, प्रॉपर्टी में उनके क्या हिस्सेदारी है, इस पर भी हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। हमें स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन किया है हारून हनीफ साहब ने, जो कि CEO हैं ओजी डेवलपर्स के, और इसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली खलील साहब ने, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। हारून साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। बड़ी गहमा गहमी थी इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। यकीनन उसमें टाइम भी लगता है, अभी हुकूमत साजी भी हो रही है। क्या देखते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे, कितना होपफुल हैं आप कि क्या होने जा रहा है? आपको पता है $36 बिलियन आ रहा है रेमिटेंस लीगली। अच्छा। और जो इलीगल आ रहा है वो तो हम कंसीडर कर लें, चले $20 बिलियन है, तो $50 अरब आ रहा है सालाना ओवरसीज का, जिसमें से 50% रियल एस्टेट में जाता है। ठीक है। और वो सारे उन्होंने होल्ड किया हुआ था कि यार एक बार इलेक्शंस हो जाए तो फिर। अब इलेक्शंस का जिस तरह से ये चीज़ें बन रही हैं, डिले हो रही हैं, ये होनी नहीं चाहिए। जो भी है इसको बने, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, तो रियल एस्टेट में अभी बूम आएगा। ठीक है, तो आप कुछ इस हवाले से क्या सोचते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत से डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस चीज़ का हल क्या देखते हैं या इस हुकूमत से क्या उम्मीद आपने लगाई हुई है कि मटेरियल के हवाले से क्या फौरी तौर पे जो इकदाम करने वाले हैं? अच्छा, अब इसमें दो सवाल हैं आपके कि हुकूमत क्या करे, ठीक है, और दूसरा जो डिलीवर नहीं कर पाते उनकी रीज़न क्या है। यस। अच्छा, जो नहीं कर पाते उसकी रीज़न जो है ना, जो सबसे बड़ी रीज़न नहीं, ये वो वाले हैं जो मटेरियल कॉस्ट की वजह से डिलीवर नहीं कर पाते, बाकी तो कुछ वैसे भी डिलीवर नहीं और बड़े रीजन होते हैं। वो भी बात ठीक है। देखिए, मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट ज़रूर आता है। अगर डेवलपर को कोई 10-15% तक इम्पैक्ट आए तो वो बर्दाश्त हो जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब हमारे डॉलर को कंट्रोल होना चाहिए, पॉलिटिकल हालात कंट्रोल होंगे ना, हमारा डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, डॉलर कंट्रोल होगा तो हमारी प्राइस कंट्रोल हो जाएगी, प्राइस कंट्रोल होगी तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। मसलन जब पिछले साल डॉलर ने जंप करना शुरू किया, आप देखें कि स्टील 300 क्रॉस कर गया, सीमेंट आपका 1300 पर बैग पे चला गया। सीमेंट की एक्चुअल जो मैं कहूँ औकात है वो 500-600 रुपया पर बैग होनी चाहिए, 1300 पे गया। लेकिन चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। अब जिस तरह से रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की, कोरोना में पाकिस्तान को बचाया किसने? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने, बिल्कुल, क्योंकि उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड थी। तो अगर हम इन चीज़ों को, हमारे डॉलर को, हम इस कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, गवर्नमेंट थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दे। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और भी है, जो हमारी प्रोडक्शन वाले हैं ना, चाहे वो स्टील वाले हैं, चाहे सीमेंट वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, ये भी आपस में कार्टर कर लेते हैं और ये प्रोडक्शन गिराई है इन्होंने। अच्छा। ये गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में बैठे। जब आप प्रोडक्शन को गिराएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये भी एक चीज़ है, एक तो डॉलर है, शायद तो कंट्रोलेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट कम से कम ये तो कंट्रोल करे ना कि जिसकी सीमेंट की फैक्ट्री है वो अगर दिन में 10,000 टन बना सकता है तो उसने 5 या 3 क्यों किया हुआ है? यानी जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं किसी भी वेंडर के लिए, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उसको कोई कानून होगा तभी उसकी पासदारी होगी। आपको क्या लगता है कि इस हवाले से जो हमारे कानून बने हुए हैं, क्या उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? 100% नहीं हो रहा ना। इसकी एक और वजह भी है, और यही वजह है कि जिसके बायस ये सारे मसाइल दरपेश हैं। इसकी एक और वजह भी है, मैं डरते हुए ये बात करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने कानून बनाए हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स भी हैं। अच्छा, आप इसको समझे तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उस तरह से असरात है। तो अच्छा, सिंपल, ठीक है, कुछ ना करे गवर्नमेंट, जो प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्शन इंक्रीज करें, आपकी कॉस्ट नहीं। जब आप सप्लाई को तंग करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, फैक्ट्रीज को थोड़ा सा वो बाउंड करें कि वो अपनी प्रोडक्शन को
वो ज़रा जो होनी चाहिए, जितने प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें प्रोड्यूस करें तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। और ये नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि जब इदारे इस तरह के कवानीन बनाते हैं तो उन कवानीन को कौन उस पर अमल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ चूँकि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली खलील साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ख़ास तौर पे विरासत के हवाले से बड़ी बात करते हैं और हमने आज इनसे बात करनी है जो प्रॉपर्टी के जो कवानीन हैं, विरासती कवानीन हैं। मगर इससे पहले मैं ओवरऑल अली साहब आपसे चाहूँगा कि इसको किस तरह समराइज़ करेंगे कि जो विरासती कानून हैं हमारे स्टेट के वो क्या हैं? अच्छा, देखें कि एक ऐसे इशू है जिससे तकरीबन पाकिस्तान में हर शख्स को इससे वास्ता पड़ता है। ठीक है। और ये बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे यहाँ 90% लोग जो हैं इसमें 2 नंबरी में मुलव्वस पाए जाते हैं। अच्छा। और इसको सबसे पहले मैं कहता हूँ स्ट्रेट लॉ तो बहुत बाद में आया, उससे पहले सबसे पहले हमें कुरान ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हदीस के जरिए क्लियर कर दिया, उसके बाद हमारे लॉज इस पर बड़ा खूबसूरत हैं। तो इसमें 2021 के बाद इसमें स्पेसिफिकली फिर खवातीन की विरासत को लेकर लैदा से पर्सन भी कायम कर दिए गए, जिनका पर्पज ही सिर्फ ये इन कोर्ट्स का कि वो खवातीन के विरासती हकूक की जो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब इसमें जो हमारे यहाँ जनरली जो कंसिडर किया गया कि हमारे यहाँ बल्कि मैला प्रैक्टिस है वो ये कि बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों के साथ मिलकर उनको या हिबा करते हैं, क्योंकि ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसके जरिए बेटियों को महरूम किया जा सके किसी तरह से। अच्छा। और इवन इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि अगर कोई बाप चाहे अपनी फ्री विल के साथ वो क्यों नहीं हिबा कर रहा, अगर उसका पर्पज सिर्फ बेटियों को महरूम करना था तो उसका ये हिबा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। क्यों? अच्छा, इसकी बैक पे आपको हदीस मिलती है और उससे बैक मैंने पहले अर्ज की कि कुरान पाक मिलता है। अब कुरान ने जो विरासत, अच्छा इसको मैं 2 हिस्सों में लेके जाता हूँ। एक वो है जो बाप अपनी जिंदगी में देके जा रहा है, ठीक है, ये तो वो जो गिफ्ट की सूरत में जा रहा है। इसके बाद आता है जो विरासत बाप की डेथ के बाद आती है। अच्छा। अब वो उसमें तो कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकता, वो तो कुरान ने उसको बड़ा क्लियरली कर दिया कि अगर 2 हिस्से बेटे को जा रहा है उसका हाफ बेटी को जाएगा, 1 बटा उसकी बीवी को चले जाएगा। अब अगर बाप अपनी जिंदगी में दे के जाएगा तो इसके लिए कुछ लोग अलग मुझसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मैंने इस पे चूंकि अच्छा इस पे एक ऐसी बहस है कि इसको मैं किसी फिरके की तरफ नहीं लेके जाता। जनरल मैंने इस पे तमाम उलमा की इसमें राय ली। ये बिल्कुल बड़ा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले तो शरीयत को पढ़ें, हमारा दीन क्या कहता है। और जब हम असल में मसला ये है मेरे ख्याल से अली साहब कि दीन की समझ नहीं है, दीन पढ़ा नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, इस वजह से ऐसे मसाइल दरपेश हैं। अब चूँकि हम जब कानून की भी बात करते हैं वो भी यकीनन इसी की अक्कासी करता, तो आप क्या समझती हैं कि ये अमूमन किस तरह से खिलाफ वर्जी की जाती है, ये वारदात होती कैसे है? मैं तो उसे वारदात ही कहूँगा ना। अच्छा, मैं आप इसके लिए वारदात बड़ा अच्छा वर्ड, मैं इसके लिए हमेशा डाका वर्ड यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ डाकू है। अच्छा, एक वो डाकू है जो सड़क पे लूटता है ना गन पॉइंट पे, एक ये वो डाकू है जो हमारे घरों में छुपे होते हैं भाइयों की सूरत में। बच्चियां जो बहनें बेटियां हैं वो तो आवाज उठाने आमतौर पे कि वो आवाज नहीं उठाती। अब इसका तरीकाकार आमतौर पे यह अपनाया जाता है कि बाप अंदर खाते अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है, या बहनों को आमतौर पर ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का मुतालबा करेंगे तो कल को आपसे हमारा मिलना जुलना खत्म हो जाएगा, हम आपके घर नहीं कभी आएंगे, आप हमारी बहन नहीं रहेंगी। फिर बाप इसी तरह ही ब्लैकमेल करता है। एक तीसरी कार्रवाई ये होती है कि वो फिर बहनों को चले जाती है अपने भरावा से छੱਡ दे। तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल। मैं ये कहता हूँ बहनें ही क्यों रह गई हैं छोड़ने के लिए यार? ठीक है, कोई मेरे भरावे दे बखाओ जिन्हें बहन वास्ते छੱਡ देती होगी, ये हमेशा बहनों से ही। अच्छा, भाई को बहन क्यों छोड़े? अगर तो भाई को मोहताज है, लूला लंग रहा है, फिर तो बात समझ आती है, लॉजिक है। अगर भाई 2 हिस्से अपने लेके जा रहा है वो उससे भी उसका रज नहीं हो पा रहा, तो बहन का आधा लेकर वो क्या रज जाएगा? तो मेरा ख्याल इसको स्टॉप करना चाहिए, जुल्म बहुत हो गया। कुछ इस हवाले से बताइए, कोई आम आदमी जो हमें देख रहा है उसको समझ के लिए कि एक औरत है, उसके शौहर की डेथ हो जाती है, उस सूरत में कितना हिस्सा जो है वो उस बीवी के हिस्से में आता है, उस सूरत में उसकी बहन के लिए क्या है, मतलब बेटी के लिए क्या है, ये तमाम जो रिश्ते हैं ये किस तरह से डिवाइड होता है, इसमें कानून क्या कहता है, शरिया क्या कहती है? अच्छा, देखिए मुझे एक बात का बड़ा दुख भी है कि मैंने जब इस पर वर्क स्टार्ट किया और कंपेरेबल के मैंने प्रॉपर्टी चलाई, मैंने देखा कि इसमें खवातीन ही रोक देती हैं। इवन माएँ बेटों को रोक रही होती हैं कि बहनों को नहीं देना। अच्छा। और माओं की कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी हमारे बेटों के पास रह जाए। अब वो खुद एक औरत होकर एक औरत के साथ जुल्म कर रही है। बहनें आमतौर पर इस पे आवाज नहीं उठाती, उनको मोटिवेशन नहीं है इस बारे में। और हमारे यहाँ कहा जाता है, जनरली पाकिस्तान में रिवाज है कि अगर बहन अपनी प्रॉपर्टी मान ले तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो गुनहगार है, या शायद वो सदका खैरात मांग रही है भाई से, और भाई उस पर इस तरह ही करते हैं। जबकि बहनों का तो जी हक होता है इसमें। इससे बरक्स में कोई अगर एडिशन करूँ, बहनों का बेटियों का तो हक होता है अपने भाइयों पे। मेरे ख्याल से ये तालीम की भी बड़ी ज़रूरत है जी, कि सारा कुछ यहीं रह जाना है, और बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमें कुर्बानी का जो एक इसार का जो जज्बा है वो पैदा होगा तभी कोई इंसान बांटेगा ना, तो वो चीज़ है नहीं। अच्छा, इस वजह से, और मैं अगेन वो लोग, हम ये सब के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन मोस्टली जो केसेस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, इसलिए उन लोगों की हमने निशानदेही करना हमारे लिए ज़रूरी है। जी, मैं इस पर गुजारिश करूँ कि सूरह फजर में अल्लाह ताला ने
जहाँ पे कानून की बात की, स्मूथ की, उसके बाद अल्लाह ताला इस आयत में आगे आते हुए फरमाते हैं कि वतअकुलून तुरास अकला लम्मा। और इसमें ये बात की गई कि वो लोग होते हैं जो विरासत को दबा कर बैठ जाते हैं। इसी तरह सूरह निसा में इसको अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली बताया है कि विरासत की रेशो कैसे होगी। फिर उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने अलहदा से फरमाया कि हदूदुल्लाह हैं, इनके करीब भी मत जाओ, और जो इनकी खिलाफवर्जी करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो मैंने इसमें देखा बहुत से दीनदार लोग जो बज़ाहिर वज़ाकता के हिसाब से बहुत दीनदार हैं, सारा दिन दीन की बात भी करते हैं, तो यहाँ पे बहनों की विरासत के मामलात में आके उनसे खता हो जाती है। अच्छा। और लेकिन मसला ये है कि इस खता को अगर हम खता समझें तो शायद कभी ठीक हो जाए। हम इस जुर्म को जुर्म समझने के लिए अभी तक तैयार ही नहीं है। जब तक समझेगी नहीं तब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इस तरह के जुर्म में मुलविस पाया जाता है और साबित भी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हमारा कानून क्या कहता है, किस तरह से इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा देखिए, इसमें एक तो बड़ी खूबसूरत बात है कि अब हमारे क्रिमिनल लॉ में इसकी अमेंडमेंट्स आ गई। ओके। अगर कोई भाई अपनी बहन को जानबूझ के विरासती जायदाद से महरूम रखता है, अच्छा। इवन उसके खिलाफ बहन FIR का अंदराज भी करवा सकती है। अच्छा। पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट आ गई। दूसरा फिर तरीकाकार वो सिविल कोर्ट में जाएगी इंतकाल को कैंसिल करवाने के लिए। और तीसरा और सबसे इजी वे जो मैं अपने ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए बताऊंगा, वो सबसे आसान भी ये है कि पंजाब में भी, इसलिए इस्लामाबाद में, दूसरे सूबों में भी अब बर्ड्स पर्सन कायम कर दिया गया है। जैसे लाहौर में भी इनका ऑफिस मौजूद है। आप सिंपल एक बाइट पेपर पर एप्लीकेशन लिखें, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखें, और बर्ड्स पर्सन थ्रू डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अच्छा। आपको प्रॉपर्टी लेके देंगे। और डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी होगी आपको कब्जा भी लेकर दें। अच्छा। लेकिन ये बड़ा एक आसान वे, लोगों को खासतौर पर खवातीन को, मेरी बहनों को भी पता नहीं है। ठीक है। इसके लिए एक तो आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। तो अगर इस तरीके को अपनाएं कि बर्ड्स पर्सन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी का मुतालबा करें, तो एक आसान वे हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी हासिल। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हम दो डिफरेंट पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एक तो हम इलेक्शन के बाद की रियल स्टेट की जो सूरत हाल है इस पर बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या चेंजिंग्स होने जा रही हैं, क्या पॉलिसीज़ बनने जा रही हैं, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के हवाले से जो विरासती कानून है हमारे मुल्क के, उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हारून हनी साहब। हारून साहब, क्या कहेंगे? हमने कंस्ट्रक्शन मटीरियल कॉस्ट के हवाले से तो बात कर ली, क्या समझते हैं कि कितनी शॉर्टेज है इस वक्त घरों की? हम अगर स्पेसिफाई करने बैठे शहरों को तो फिर बहुत ज़्यादा फिगर्स आ जाएंगी, मगर आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? हाई राइज प्रोजेक्ट्स को फ़रोग कितना ज़रूरी हो गया है? अच्छा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि डिमांड क्या है। पाकिस्तान जब बना ना 4 करोड़ आबादी थी। अच्छा। अब हो गई है 25 करोड़। इसका मतलब है, अच्छा, जब आबादी बढ़ेगी तो 4 बेसिक चीज़ें हर वक्त चाहिए: कपड़ा, रोटी, मकान, दवाई। ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास तो वैसी फसलें ख़त्म हो गई हैं, हमने सोसाइटियाँ काट के, और ठीक है ज़रूरत थी, सोसाइटीज़ कहाँ तक जाएंगी? अगर हम लाहौर को देखें, लाहौर हर तरफ से पैक है। रायवंड रोड से रायवंड सिटी पहुँच गया, मुल्तान रोड पैक है, ठोकर पैक है, वो आगे आपका रावी पैक है, इस तरफ DHA आपका BRB नहर पे पहुँच गया, कसूर तक हम पहुँच गए। अच्छा। तो लाहौर तो पैक हो गया, अब आगे इससे आगे कहाँ जाएंगे? इसके हल 2 हैं। अगर हमने प्लॉट बनाने हैं तो हमें जाना पड़ेगा नई सोसाइटी, नए शहर आबाद करने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और फिर वो होना भी नहीं चाहिए। दुनिया सारी वर्टिकल जा रही है, वर्टिकल जाना पड़ेगा। हमें कमर्शियल्स भी, हमें ऑफिसेज भी, हमें अकोमोडेशन भी, अपार्टमेंट्स भी वर्टिकल बनाने पड़ेंगे। वो ही चीज़ है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। और हारून साहब, इसमें एडिशन करूँ, जो सोसाइटीज़ बनती हैं या गिरदोनवा में बड़े शहरों के, वो ठीक है, वो बननी चाहिए, मगर एक क्रेडिबल डेवलपर हो जिन्होंने डिलीवर भी करना हो, वहाँ पर भी ख़ानदान आबाद होते हैं, वहाँ पर सोसाइटी के अंदर भी हाई राइज बनते हैं, तो एक पैरामीटर्स होने चाहिए। अब होता क्या है, ये फसलें जिस तरह बात करें ख़त्म हो गई, सोसाइटी भी नहीं बनी, लैंड भी वो इस्तेमाल नहीं हो रही, ना वहाँ हाई राइज बन सकता है, ना वहाँ प्लॉटिंग होती है। इस तरह के मसाइल भी दरपेश होते हैं। कंटिन्यू करें। बिल्कुल, इसमें अब यहाँ पे आपने 2 बातें। एक है जो फ्रॉड करते हैं, हवा में चीज़ें बेच रहे हैं, आपके पास आपने 1000 कनाल जगह ली, मतलब सोसाइटी डिक्लेयर तो कर दी है लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं होता, नहीं है। वो तो अलग ही टॉपिक है ना, वो तो फ्रॉड है। उसमें तो इस हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका तो वो फ्रॉड का तो कोई वो लिंक, ठीक है। हाँ, जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा अच्छी बात है, सोसाइटीज बन रही हैं, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल भी बनाएं, प्लॉट्स भी काटें, साथ अंदर वर्टिकल्स भी बन रहे हैं, जितनी बड़ी अब जहाँ एक प्लॉट पे एक घर बनना है, जब हम हाई राइज की तरफ मूव कर जाएंगे तो बहुत से घर आबाद हो जाएंगे। डेफिनेटली। देखिए, एक आपका फर्ज करें 5 कनाल का प्लॉट है, 5 कनाल के ऊपर आप मैक्सिमम 10 अकोमोडेशन, छोटी छोटी 5-5 मरले के घर बना सकते हैं, 10 मरले के कर सकते हैं, और एक घर के अंदर 5 लोग रहेंगे।
25-30 लोग आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे। अगर उसी 5 कनाल पे वर्टिकल हाइट में 200 फीट हाइट पे चली जाए तो वहाँ पे तो 2000-2500 लोग आ जाएंगे। ठीक है, यही हल है इसको अकोमोडेट करने का। बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या पॉलिसीज़ क्या देखते हैं, गवर्नमेंट सतह पे किस तरह से सपोर्ट आया किया जा रहा है, या वो पॉलिसीज़ आप निशानदेही करना चाहें जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। पहली बात, आज की तारीख तक जेन्युइनली गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, देखें, हाई राइज प्रोजेक्ट्स में किसी भी चीज़ को अच्छा। गवर्नमेंट को एक्चुअली अगर पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, घर चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, तो असल जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की, फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पार्ट को प्ले कौन कर रहा है? प्राइवेट डेवलपर्स, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर्स। अच्छा, जब वो कर रहे हैं तो उसके अंदर अब अच्छा प्राइवेट डेवलपर कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ना होने की वजह से जो फ्रॉडिये हैं, हाँ। वो लोगों का सरमाया जो है वो उसको गर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो अच्छा काम करने वाला है वो भी पिस रहा है उसके ठीक अंदर। है। पॉलिसी क्या चाहिए? सिंपल पॉलिसी। गवर्नमेंट एक इदारा बनाए, अच्छा, जैसे दुबई के अंदर भी है। आप एक इदारा बनाएं, गवर्नमेंट आपने कोई हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, आप वहाँ रजिस्टर करें कि जी मैं आना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट आप चेक करें लैंड क्लियर है, ओके, अप्रूवल्स क्लियर है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, कंस्ट्रक्शन का ये कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रखे, या अगर क्लाइंट्स भी हैं तो वो वहाँ पे पेमेंट जमा करवाए। गवर्नमेंट यस करे कि हाँ देखें मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास 100 रुपये आया, मैंने 100 रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट आए, गवर्नमेंट से होके आए। ठीक है। लेकिन मेरे पास 100 रुपया आ रहा है, मैं लगा 10 भी नहीं रहा, वो मैं पर्सनल की ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा काम करने वाला भी इसमें चला जाता है, और जो बेचारे इन्वेस्टमेंट करें वो भी डूबे। तो एक इदारा बनाओ जहाँ पे पेमेंट का कंट्रोल भी हो गवर्नमेंट का, कि हाँ आप बेच रहे हैं चीज़, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हो, और गवर्नमेंट मेक श्योर करे अपने जो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जी अगर ये कोई फ्रॉड होगा हम जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की पॉलिसीज़ कुछ बनी भी हुई हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अली साहब क्या कहेंगे, जो बहनों की विरासत होती है, इसके वाले से, कवानीन के वाले से हमने पहले भी बात की, आप क्या समझते हैं एक बहन का विरासत में कितना हिस्सा होता है? एक तो इसको भी, इसके हवाले से भी बताइए, और कानून क्या कहता है इसके हवाले से? अच्छा, विरासत का जो हिस्सा कानून ने बनाया ना, वो वही हमने लिया जो कुरान में और हदीस में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें एक बाप की डेथ के बाद फॉर एग्जाम्पल 2 हिस्से भाई को जाएगा और उसका हाफ सिंगल बहन को। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख भाई को मिल जाएगा और 1 लाख उनकी बहन को मिल जाएगा। ठीक हो गया। और कुरान ने जो इसको एक्सप्लेन किया वो पहले बहन से शुरू किया कि भाई को बहन का डबल मिलेगा। अच्छा, इट्स मीन के कुरान ने कहा कि पहले बहन को और फिर उसके बाद ये असल में इस पे जोर दिया गया कुरान में, हम इस पे नोट करें कि बहन को, भाई को बहन का दुगना मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे जोर दिया गया। और हमारा कानून भी यही कहता है कि बाप की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका ऑटोमेटिकली सजरेस्टर चलेगा कि एफआरसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जितना भाई को मिलता जाएगा उतना उसका हाफ जो है वो बहन को मिलता जाएगा। ठीक है। इसमें यह भी एडिशन कीजिए कि एक शादीशुदा शख्स है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें बीवी का क्या हिस्सा होगा, उसके बच्चों का क्या हिस्सा होगा, इसके हवाले से भी बताएं। बीवी का 1/8 हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो मुतवफ़ी है उसकी बीवी को उसकी टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा। और ये इंतकाल से पहले ही जो तहसीलदार या जो भी रेवेन्यू ऑफिसर जिसका इंतकाल कर रहा है उसकी बेसिक जिम्मेदारी है अच्छा, कि वो फौरी तौर पे उसके इंतकाल उसके नाम पे करेगा। बेटियों का जो हाफ बनता है बेटों की बनिस्बत उनके नाम पे करेगा। अच्छा। उसके बाद बेटों के नाम पे कर लेने के बाद यानी ये फिर वही क्राइटेरिया आ गया आगे शजरे का कि बेटों का, आपने बताया जिस तरह एक हिस्सा बेटों का, उसका आधा हिस्सा बेटी का होगा और 8वां हिस्सा बीवी का होगा। अच्छा, सबसे पहले इसमें माँ का निकल जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी का 1/8 तो माँ का निकल गया, 1/8 अब पीछे जो रह गया औलाद के लिए, वो फिर औलाद में ओके, जो उसके बाद रह जाएगा जी जी वो औलाद के लिए होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद ये बताइए कि कोर्स में मोस्टली किस तरह के केसेस आते हैं, किस तरह के वाक़यात होते हैं, जाके हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो कि किस तरह के मसाइल दरपेश हैं। इसमें 2-3 तरह की आमतौर पर कैटेगरीज हैं। अच्छा, पहला तो वो है जो बहन को बिल्कुल देते ही नहीं है, ओके, यानी बिल्कुल ही जीरो कर देते हैं। अच्छा। दूसरे वो लोग हैं जो देते हैं लेकिन भाई को ये जो अभी हम जिस तरह हमने निसाब की बात की इसके अकॉर्डिंगली नहीं देते। ठीक है, लाइक हमारे यहाँ शायद उनको पता भी नहीं है, ये भी हो सकता है तालीम की भी कमी है। अच्छा, इसमें ना पता, ये चूंकि एक इस्लामिक प्रोग्राम भी है, ये इशू भी है, इसको हम सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ लाजमी शामिल करेंगे। ठीक है। अब इसके लिए आपको हदीस देखनी पड़ेगी जिसमें कहा गया कि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द का फर्ज है कि पाकी ना पाकी, जायज ना जायज, हलाल और हराम में तमीज कर सके। हमें 2 नंबरी करने का सारा पता है। ठीक है, कि बेटियों को दाल लगा के बेटों के नाम पे किस तरह करनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही नहीं पता कि बेटी को विरासत देनी क्या है। असल बात है हमें पता सब कुछ है, हम लोग तरीके ढूंढते हैं कि बेटी को महरूम किस तरह करना है। और जो अच्छा, इसमें मैं गुजारिश कर रहा था कि एक तो वो तबका है जो बिल्कुल देता ही नहीं है बहन को, बिल्कुल ही महरूम कर देता है,
उसके बाद वो तबका आता है जो देता जरूर है, भाई को जा रही है 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, हाँ। बहन को दे रहे हैं 10 लाख 20 हाँ, लाख, ठीक है, लेकिन ठीक उससे जो अंगूठे लगवाए जाते हैं और साइन करवाए जाते हैं वो उसके पूरे शेयर के मुताबिक करवाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कानूनी कार्रवाई ना की जा पूरी, सके। जी जी। और बहन भी सोचती है कि बाकी सब लेडीज को तो बिल्कुल नहीं मिलता, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तो बेहतर है कि मैं भी इस पे अंगूठा अच्छा, लगा मुझे इस हवाले से बताइए, जिस तरह भी हमने बात की कि बीवी का 8वां हिस्सा है, तो अगर एक शख्स अपनी खुशी से विरासत में अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर जाता है, उस सूरत में कानून क्या कहता है, इस सूरत में क्या होगा? अच्छा, ये वाहिद ऐसा है कि जिसपे वो मर्द चाहे तो करके जा सकता है, मतलब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कर सकता है, किसी के नाम भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो औलाद में तकसीम कर रहा है, हाँ। और वो कहे कि मैं बेटियों को छोड़ के सिर्फ बेटों के नाम पे कर दूं, इस पे क्लेम होगा, इस ये पे बात क्लेम होगा। ओके, अच्छा, एक और बात, अगर वो बेटों में से कुछ को महरूम कर रहा है और किसी लॉजिक पे महरूम कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि बेटा जिसका मिसयूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मामला, ये एक बेटे ने मेरी ज्यादा खिदमत की, ये तो लॉजिक हो सकती है। अगर उसकी तकसीम का सिर्फ पर्पज ये था कि मैंने बेटियों को महरूम करना है बिला वजह, जो कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है कि मैंने सिर्फ बेटियों को महरूम करना है और बेटों को नवाजना है, तो इसको चैलेंज किया जाएगा। और इस पे मैं नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने इंतकाल भी तोड़े हैं। अच्छा, ऐसे इंतकाल है जो 65 के थे, 55 के थे, 1970 के थे, उनको भी तोड़ा गया है, जहां पे कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बेटियों को महरूम किया गया था। ठीक है। तो लिहाजा जब बहन के नॉलेज में बात आ जाएगी कि मैं केस फाइल, अब उसको पता चलेगा मेरे से फ्रॉड कमिट हुआ था, चाहे वो प्रॉपर्टी 10 12 15 साल पहले तकसीम की गई, वो जब उसके नॉलेज में आ गई, उसके 3 साल के अंदर जब चाहे वो केस फाइल कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, आपकी जानिब आऊँगा, चूँकि हम कुछ साथ साथ हाईराइज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान का सासा है और पाकिस्तान में बिलियन डॉलर्स भेजते हैं, और वो हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में उस तरह से सरमायाकारी नहीं कर सके, अब इलेक्शंस के बाद आपका चूँकि इंट्रैक्शन रहता है ओवरसीज़ के हवाले से, क्या समझते हैं, ओवरसीज़ इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान के मार्केट में? आप ये देखें कि इलेक्शन से पहले तक हमारी पूरी इंडस्ट्री इस बात पर रिलाई कर रही थी कि इलेक्शंस होंगे और ओवरसीज़ जो है ना, अपना वो फ्लो, वो नल जो उन्होंने बंद किए हुए थे वो खोलेंगे। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी पाकिस्तान ठीक है। हालांकि ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम था ओवरसीज़ के लिए कि डॉलर इतना ऊपर गया हुआ था, उनके $1 को जो पहले 150 रुपये मिलता था, अब वो 300 रुपये मिल रहा था, तो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वही प्राइस थी। हालांकि एक्चुअली आज भी ये बाइंग टाइम है, और चीज़ को तो बहुत फ़ायदा है इसमें। मैं कहता हूँ उनके जितना देखे ना, अब बंदा चाहता क्या कि यार मेरा 1 करोड़ की चीज़ है ना, वो मेरी साल में 2 करोड़ की हो जाए। भाई इस टाइम जो हमारे डॉलर के हालात है, आपकी तो पहले वैसे ही करोड़ की चीज़ 2 की हुई पड़ी है, ठीक है ना, आपके डॉलर की वजह से। अब आ जाते हैं हालात, यस इसमें बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। ये पिछले 15 साल से एनालिसिस किया गया, जब भी गवर्नमेंट नई आती है पहले 3 साल हर इंडस्ट्री में बहुत काम होता है, और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं खाली रियल एस्टेट से मुराद ये नहीं प्लॉटिंग में कह रहा हूँ, ओवरऑल ही कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या वैसे डेवलपमेंट है, चाहे वो सोसाइटी डेवलपमेंट है, चाहे वर्टिकल डेवलपमेंट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के मटेरियल यूज़ हों, ये वो इंडस्ट्री है जो आपकी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती है 2 वजह से। ठीक है। एक, इसमें जब मटेरियल यूज़ होता है तो आपकी वो आती है, फैक्ट्रीज चलती हैं, वहाँ लेबर यूज़ होती है। फिर कंस्ट्रक्शन खुद इटसेल्फ जो है बड़ा हाई इंटेंसिव काम है लेबर का, वो एक प्रोजेक्ट लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है बेतहाशा। तो देखे ना, अब हमारे सबसे लोअर तबका क्या होता है, हमारे उसमें लेबर होती है, वे डेली दिहाड़ीदार जो है, और वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ जगह है, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो बेतहाशा होती हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। जी तो नाज़रीन, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सदर अलकबीर टाउन मार्केट कमेटी जनाब काशिफ शहजाद साहब ने। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? काशिफ साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी थी, बड़ा शोर था कि इलेक्शन होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, रियल एस्टेट बेहतर होगी, हर बिजनेस ही यकीन इलेक्शन के बाद उम्मीद हम करते हैं कि बेहतर होगा। क्या समझते हैं इस वक्त, चूँकि हुकूमत साजी का सिलसिला जारी है, कितने होपफुल हैं रियल एस्टेट मार्केट को लेके कि क्या बेहतरी होने जा रही है? थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। असल बात यह है कि हमारे मुल्क में ना रूमर्स बहुत काम करते हैं। ठीक है। अब हम इंटरनेशनल टूर पे भी जाते हैं, हम बाहर भी देखते हैं, वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, वहाँ हड़तालें भी होती हैं, वहाँ हर चीज़ होती है, लेकिन किसी का बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। हमारा मुल्क रियल एस्टेट में स्पेशली ये चलता ही रूमर पे है कि फ़लाँ की गवर्नमेंट आ जाएगी, गिर जाएगा, फ़लाँ की आ जाएगी, अच्छा है।
बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट लोगों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद ये हवा ख़त्म हो जानी चाहिए कि जो होना तो हो गया है। ठीक है। अब आप रिसेंटली देखें कि लोग मार्केट में अब निकलना शुरू हो गए हैं, गहमा गहमी शुरू हो गई है, क्योंकि घर लोगों की ज़रूरत है। 3 चीज़ों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। असल जरूरत तो यही है ना जी, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल, और मकान सर ज़रूरत है। और जिस शहर में हम बैठे हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ तो अभी तक 60 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत कम हो सकती है। बस लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी ये काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अपना घर बनाना है वो उसको देर ना करें, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनका पैसा तो वैसे डिवैल्यू हो रहा है, और रियल एस्टेट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन से कम ये फायदा जरूर होता है कि स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, फिर ओवरसीज, चूंकि पैसा तो इन्वेस्ट रियल एस्टेट में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो उनका जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो पाकिस्तान में पैसा आता है। इससे आप समझते हैं कि इस इलेक्शन से ये फायदा होगा? डेफिनेटली जब देखें इकोनॉमी सेट होती है आपकी इलेक्शन के साथ, इलेक्शन आपका हुआ है, लोगों का माइंड सेट है, अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट के जो बनती है उस पर लोगों का ट्रस्ट होता है। कैसे होता है? यहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता, लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देखते हैं कि ये एक नई गवर्नमेंट आई है, ये 5 साल निकालेगी, ये अपने मंसूबे देगी, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर बहाल होता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो इलेक्शन के एक लोगों ने एक हवा बनाई हुई थी कि ये इलेक्शन के बाद हो जाएगा, वो हवा खत्म हो गई है। अब लोग काम की तरफ निकल आए हैं, और काम हो भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी आप पर उम्मीद है इस हवाले से? बहुत पुरुम्मीद। कुछ बताएं कि चूंकि आप वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी, आपके नज़दीक मसाइल क्या हैं इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेस कर रही है? सर जी मसाइल बहुत हैं, अगर आपका स्टूडियो इजाज़त दे तो मैंने सारे इसीलिए तो मैं चाहता हूँ आप बताएं क्या मसाइल है, ताकि उनके हल की तरफ भी हमें जाना है। हाँ, आप देखें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंडस्ट्री है जो इस टाइम लोगों को रोज़गार दे रही है वो एक ही है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इससे 55 इंडस्ट्री आपकी मुंसलिक है। इसमें एक मजदूर से लेके एक शेठ तक के हर बंदे को रोज़गार आता है। और जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो उसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रमोट होती है। हमारे मुल्क में एक स्कीम आई थी कि आप मिनिस्ट्री के तहत FBR से अपने ब्लैक मनी को वाइड करें और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसका कोई बैकअप प्लान नहीं था। ठीक है। लोगों ने धड़ाधड़ वो बिल्डिंग शुरू की। अब आप देखें यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग रुकी हुई हैं। आप इस शहर में इसके गिरदो नवा में देखें, उसमें बिल्डर का कसूर नहीं है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो मसला है वो इन्फ्लेशन है। ठीक है। आप देखें हमने एक चीज शुरू किया, हम उस वक्त स्टील ले रहे थे 85 रुपए केजी, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट बनाते बनाते हमें स्टील पड़ गया 300 रुपए केजी। अब 200% जो कॉस्ट बढ़ी है, तो रिजवान साहब वो कहीं जस्टिफाई नहीं है। वो एस्केलेशन है, ना वो बायर ने अपने प्लान में रखी थी, ना बिल्डर ने अपने प्लान में रखी थी। और दूसरा इन्फ्लेशन की नजर हो गया, इन्फ्लेशन की नजर हो गया, और किसी के पास उसका बैकअप प्लान नहीं था। ये बैकअप प्लान सिर्फ दे सकती है तो गवर्नमेंट दे सकती है। तो मेरी आला काम से रिक्वेस्ट यही है कि आप इस खुदारा इस इंडस्ट्री को इग्नोर ना करें, इस बैकअप प्लान में देखें आप बिल्डर को क्या रिलीफ दे सकते हैं। बिल्डर से मुराद मेरा सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को आप कंट्रोल करें, उनके रेटों को, ताकि जो काम रुके हैं वो काम शुरू हो जाएं और वो काम पाया तकमील तक पहुंचे। इसमें लोगों का रोजगार भी है। हम पहले भी प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि होता क्या है, 4 से 5 साल के आसानी के साथ पर घर या अपार्टमेंट बिल्डिंग जब बनती हैं तो ये लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन वो डिलीवर इस वजह से भी नहीं किए जाते कि ये इन्फ्लेशन की नज़र हो जाते हैं, और इस तरह से वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम नहीं करते। डेवलपर एंड से भी ये गलती है, एक तरह से तो डेवलपर एंड से गलती है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो ताकि कम अज़ कम आसानी हो। 4 साल के बाद क्या होगा इस हवाले से प्राइसेस रखी जाएं। लेकिन चूंकि हमने देखा पिछले 1.5 से 2 साल में इन्फ्लेशन एक गैर मामूली रही और जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, आप सोल्यूशन क्या समझते हैं? इसका सोल्यूशन इस वक्त फौरी तौर पे, चूंकि गवर्नमेंट तो अब आ रही है, तो क्या डिमांड होगी, क्या सोल्यूशन, क्या राय देंगे आप गवर्नमेंट को? मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो प्राइवेट डेवलपर उनको प्रमोट करे, उनको फैसिलिटेट करे। ठीक है। अब हमारी एक्स गवर्नमेंट ने एक नारा लगाया था कि हम 5 मिलियन घर देंगे, और यकीनन वो 5 मिलियन घर भी कम थे। वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद इतने घर नहीं बना सकती। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, वो एम्पावर कर दे, एम्पावर करे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको वो प्रमोट करे, उनको फैसिलिटेट करे। कैसे फैसिलिटेट करे? अब सबसे ज्यादा इस माशरे में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल कौन होता है? बिल्डर होता है, डेवलपर होता है। कहीं बेचारा जमीनों में फंसा होता है, कहीं अप्रूवर्स में फंसा होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा वन विंडो सेक्शन बनाए
जिसमें डेवलपर और बिल्डर अपना काम आसानी से कर रहे हैं, और जितना हम डेवलपर और बिल्डर को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी उतना ही वो अपने कस्टमर को करेगा, हमारे लोगों को करेगा, उसका फायदा डायरेक्ट अवाम तक पहुंचेगा, फिर एस्केलेशन कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि हर चीज टाइम पे डिलीवर हो रही होगी। ठीक है। यहाँ पे एक बेचारा डेवलपर प्रोजेक्ट शुरू करता है, उसको रोकने के लिए 13 महकमे आ जाते हैं। ठीक है। अगर ये महकमे उसको रोकने की बजाय अगर उसने बायलात Facilitate किया जाए, फैसिलिटेट करें, जो काम करना चाहते हैं वो काम करना, जो काम अच्छे लोग काम करना चाहते हैं। जी हाँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो काम करना चाहते हैं और ठीक है। जिनकी मार्केट में साख भी ठीक है, उनको ये फैसिलिटेट करें, तो ये ही डेवलपर आपको टाइम पे डिलीवर करेंगे, तो एस्केलेशन की कास्ट जो है ना, वो जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो लोग ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, होता क्या है, एक प्राइस बता दी जाती है लेकिन फिर इस इन्फ्लेशन की वजह से वो एस्केलेशन चार्जेस उनको बता दिए जाते हैं जो कि पहले तो हिडन होते हैं यकीनन। ऐसी सूरत में ट्रस्ट खराब होता है, यानी एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो, बल्कि पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी भी हो, वो ट्रस्ट खराब होता है, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते दोबारा। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आप इस चीज़ का हल क्या समझते हैं? या तो पहले से डिक्लेयर्ड हों ये चीज़ें, ये एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है कि ये बताया जाए कि सूरत हाल अगर इन्फ्लेशन हो गई तो इस सूरत में हम आपको कोई टैक्सेस लगेंगे, कोई हिडन चार्जेस होंगे। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है ऐसे सिचुएशन? अच्छा, हाल से पहले मैं बता दूं कि कोई भी बिल्डर या डेवलपर है ना, वो जब अपनी टर्म एंड कंडीशन की बात करता है ना, हमें से 90% लोग उसको देखते नहीं है। अच्छा। तो जितने भी अच्छे बिल्डर हैं या डेवलपर हैं, उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है एस्केलेशन। अच्छा। कि हम एस्केलेशन, अगर इसमें बड़ा मटेरियल तो हम आपसे एस्केलेशन कास्ट चार्ज करेंगे। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में जितने प्रोजेक्ट बनते हैं सबके PC1 रिवाइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट खुद देती है। पिछली गवर्नमेंट ने 1.6% खुद दिया था, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से दिया था। तो ये सारे ही देते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। काशिफ, कई जगह पर ना टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं लेकिन उसके अंदर एस्केलेशन नहीं लिखा होता। वो एक हमारे लोग वैसे बात पढ़ते भी नहीं है। अब प्रोजेक्ट लिखा है 4 साल में, 5 साल में, तो वो इतना लंबा प्रोजेक्ट होता है कि उसके दौरान इन्फ्लेशन रेट की वजह से एस्केलेशन आते हैं। अब आपने पूछा इसका हल क्या है? इसका हल ना प्राइवेट बिल्डर के पास है ना डेवलपर के पास है। इसका हल है हुकूमत वक्त के पास है। ठीक है। जब वो मटेरियल्स की या डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए एशिया की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल रखेगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता एस्केलेशन चार्जेस आ जाएं। अब जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया 5 साल के एक साथ में, 4 साल के एक साथ में, आपने एक चीज को, मटेरियल को, हर चीज को लॉक करते हैं किस रेट पे, फिर बिल्डर एंड डेवलपर उसमें कुछ परसेंटेज भी रखता है कि इतने % तक बढ़ेगा तो मैं अफोर्डेबल है, लेकिन वो 5 से 10%, 20% तक होती है, लेकिन 200% नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ा जो मसला आता है ये हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी वो नहीं है हमारी। अगर माशी सूरत हाल इतनी मजबूत हो तो ये एस्केलेशन चार्जेस आते ही नहीं, अगर आएंगे तो बहुत कम आएंगे। तो इसका जो भी हल है वो प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर के पास नहीं है, वो हुकूमत के पास है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमी स्टेबल हो नाजरीन, फिर तो इस तरह के मसले मसाइल आए ही ना। और हम पुरुमीद हैं कि इस इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए तो इन चीज़ों की तरफ हमारी पूरी कोशिश अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी राय भी दें और इसके सोल्यूशंस की तरफ भी आएँ। काशिफ साहब, आप रियल्टर्स एसोसिएशन को भी उनके नुमाइंदे भी हैं, उनको उनके वाले से बात भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या, अगर ये एस्केलेशन की खास तौर पर जब हम बात करें कि इस तरह की वो चीज़ें जो हिडन होती हैं वो कम से कम जब किसी को सेल करते हैं या ओवरसीज से जब बात करते हैं तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक क्लाइंट है, कैंड यूज़र है, वो नहीं पढ़ पाता, तो क्या उस रियल्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको ये ऐसी चीज़ें बताएं, उनको पोस्ट सेल सर्विसेज दें? ये उनके हवाले से आपको नहीं लगता एक कमी है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम रियल्टर में इस बात की बहुत कमी है। उसकी एक मोस्टली वजह है कि रिजवान साहब मोर देन 50% रियल्टर खुद भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़े, और वो आजकल फास्ट सिस्टम इतना है कि वो चाहता है चीज़ आई मैं भेज दूँ। काशिफ साहब, इसमें नुकसान भी हो जाता है, खतरनाक भी है ना, कि वो जब खुद ही नहीं स्टडी करते फिर वो सही क्या बताना वो गलत बयानी कर देते हैं। ये भी ऐसा होता है कि हमें भी जब देखें ना, आपने कपड़े लेने हैं तो आप अच्छा ब्रांड पे सिलेक्ट करते हैं, आपने जूते लेने आप ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, तो हमने जब इतनी बड़ी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट करनी तो हम ब्रांड सेलेक्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमें देखना चाहिए कि हम कौन से डीलर के पास आ रहे हैं, वो किस डेवलपर के साथ काम कर रहा है। अच्छी साख के हामद के जो डेवलपर है, अगर आप ज्यादा दें तो मैं किसी एक का जिक्र करना चाहता हूँ। अब मैं पिछले 8 साल से अलकबीर डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और रिजवान साहब लाहौर में सबसे कम कीमत में प्लाट अलकबीर टाउन ने दिए, ठीक है, और इतनी ऐसी कम्युनिटी उन्होंने बात की है 3 और 5 मरले की, जिनको लोग
अपने मास्टर प्लान के ऊपर कब्रिस्तान या दीवार के साथ प्लाट देते थे, इन्होंने मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लाट दिए। ठीक है। और उन्होंने आज तक एस्केलेशन चार्जेस नहीं लिए। उसकी वजह कि उन्होंने अल-कबीर टाउन ने हमेशा अपने प्रोजेक्ट को वक्त से पहले डिलीवर किया, और जितना वो वक्त से पहले डिलीवर करते हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को जाता है, क्योंकि उस पर ना कोई एक्स्ट्रा कास्ट आती है, ना डेवलपमेंट कास्ट लेते हैं, ना वो एस्केलेशन कास्ट लेते हैं। तो ये एक डेवलपर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उसने चीज बेची है तो वो टाइम पे बना दे। बल्कि इसमें मैं एडिशन करूंगा, ये बड़ा जरूरी है, अगर इस तरह के डेवलपर्स मार्केट में हों जो काम करना चाहते हैं और काम करके दिखाते हैं, तो एक आम आदमी के लिए तो बड़ी आसानी है कि वो जब इस तरह की प्रोफाइल देख लेता है तो वो खरीदारी भी कर सकता है। और नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि आपने जब कहीं बाइंग करनी है, अब तो बड़ा आसान हो गया काशिफ साहब, सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पे देख के क्रेडिबिलिटी देख सकते हैं डेवलपर की, जिस तरह आपने जिक्र किया। अगर इस तरह से होने लगे कि वक्त से पहले डिलीवर होने लगे चीज़ें और ऑन ग्राउंड रियलिटी की तरफ आने लगे, फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो ये जो परेशानी है एस्केलेशन की या किसी भी किस्म की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की, वो ना हो। मजीद क्या सर, कहेंगे? इसमें सबसे एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में कि अगर आप, जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था लाहौर के एक वेल नोन प्रोजेक्ट अल-कबीर टाउन का, वो वक्त से पहले डाउन पेमेंट पे पोजेशन दे देता है। अच्छा। लेकिन सर ये बड़ा हिम्मत की काम है कि आप किसी से 25% अमाउंट लेते हैं, उसको प्लाट का फिर कब्जा करेगा भी ये वही जिसके पास लैंड है ऑलरेडी। लैंड है, और होता तो ये है ना कि आवाम के पैसे से खरीदा। आवाम के नहीं सर, वो लैंड खरीदते हैं और उसको डेवलप करके 25% से लैंड नहीं खरीदी जा सकती। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, और डेवलप करके बड़े हौसले के साथ कस्टमर को डाउन पेमेंट पे पोजेशन देते हैं। कल को कस्टमर पता नहीं पैसे कैसे देता है, मोस्टली लोग कोर्ट से स्टे ले आते हैं, कुछ करते हैं। तो ये डेवलपर बड़ी हिम्मत के साथ करता है। तो मेरा लोगों को यही राय है कि ऐसा डेवलपर जो आप लोगों के लिए इतना अच्छा सोचता है कि आप उसके साथ काम करें, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपने घरों का सोचें। आप हर जो सोशल मीडिया पे नजर आती हुई चीज में आप 70% हमारे साथ ये भी मसला है कि लोगों को जो फाइलें बुक करवाते हैं 10-10 साल वो जमीन पे ही नहीं आती। जी। तो आप अच्छी साख के हामल डेवलपर के साथ काम करें तो इंशाल्लाह ताला ये ना एस्केलेशन के मसाइल आते हैं, ना प्रॉपर्टी में जो अप्स एंड डाउन होते हैं वो भी। जिस तरह से बता रहे हैं, अगर डाउन पेमेंट पर इस तरह कब्जे मिलने लगे तो यकीनन ये इटसेल्फ निशानदही है किसी ऐसे डेवलपर की कि उनके पास लैंड मौजूद है और वो पोजेशन दे सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, होता क्या है कि जो फाइल सेल की जाती हैं वो ऑन ग्राउंड होता कुछ नहीं है। और सोशल मीडिया की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो वो एनिमेटेड सारी मार्केटिंग होती है, बल्कि इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। ये मार्केटिंग राइट्स हमारी गवर्नमेंट की सतह पर हमारी सरकार इसको अलाउ करती है या नहीं करती, पाकिस्तान का कानून इसको अलाउ करता है या नहीं करता, हम इस पर भी बात करेंगे। मगर होता ये जा रहा है, अब तो आदत बन चुकी है कि सोशल मीडिया पर इसी तरह कैंपेन्स होती हैं और माल बिक जाता है, फिर वो ऑन ग्राउंड रियलिटी की तरफ नहीं आता। लिहाजा ये भी एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। अगर आपको कोई डाउन पेमेंट्स पर, फाइल पर आपको कोई पोजेशन दे रहा है तो आप वहां पर जरूर इन्वेस्टमेंट करें, देख भाल कर इन्वेस्टमेंट करें, जल्दबाजी ना करें। यही जमा पूंजी है आपकी। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है नाजरीन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है उन पर हम बात कर सकें। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के जो चैलेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन में इस वक्त हमारे इंडस्ट्री को, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और सरकारी सतह पर जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से, उनका ध्यान है इसको बेहतरी की तरफ लाने में, आया वो अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं काशिफ शहजाद साहब। काशिफ साहब, हमने कुछ बात की कि घरों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, ख़ास तौर पर चलें हम स्पेसिफिकली, हमने ब्रेक से पहले भी बात की, लाहौर की सिर्फ बात करें तो 18 लाख घर की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। ये इसका हल क्या है, किस तरह समझते हैं? चूंकि सरकारी सतह पर ये नहीं हो सकता, यकीनन प्राइवेट डेवलपर्स को मौका देना होगा, उनको एम्पावर करना होगा। आपके नज़दीक कोई आसान हल, क्योंकि आप बिल्डर भी हैं, क्या समझते हैं किस तरह से ये इसका सोल्यूशन निकल सकता है? मेरे ख्याल में जो अच्छी साख के हामल डेवलपर हैं उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रिविलेज दे और उनसे ये कमिटमेंट ले कि वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट का 25% 20% जो लैंड है ना वो रिजर्व कर दे फॉर होम्स की। अच्छा। और वो जो डेवलपर है वो प्लॉट बेचे आसान एक साथ में और डाउन पेमेंट पे जल्दी कर्जे में, या कुछ ऐसा सिस्टम हो कि वो जल्द लोगों को पोजेशन दे दे और वहां पे घर आ जाए। ठीक है। अब दूसरा है ना कि लोगों को घर जरूरत है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसमें कोई तावन नहीं कर रहे। ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को तावन करना चाहिए। अब जिसकी 5 लाख सैलरी, वो बेचारा इस टाइम 5 महीने का घर नहीं ले सकता, वो कहां से लेगा 2 करोड़ का घर? किस तरह से ओब्लाइज करेगा? ओब्लाइज ये है कि वो प्राइवेट डेवलपर के साथ मिलके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो, गारंटेड इन्वॉल्व हो, उसके एज ए पिलर, एज ए ब्रिज वो काम करें
गवर्नमेंट सेक्टर एज ए ब्रिज काम करे, ठीक है। इसमें प्राइवेट डेवलपर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, बैंक को इन्वॉल्व करके लोगों को आसान एक साथ पे कर्जे दिए जाए घर बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये आपने बैंक की चूंकि बात की है, मेरे जहन में सवाल आया कि होता क्या है, हाउस फाइनेंसिंग के जब कर्जे दिए जाते हैं वो 20 साल का कर्जा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता काइबोर हमारा बढ़ता जाता है, वो भी उसके एक्सेस में नहीं रहता आम आदमी की। तो क्या इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत समझते हैं आप? चूंकि ये तो लोन तो ले लेगा एक आम आदमी, लेकिन फिर वो अदा नहीं कर पाएगा, ये भी तो मुश्किल है। ये हमारा तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें सबसे बड़ा मसला यही आपके काबिल रेट का है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि कोई कारोबार वहां सर्वाइवल ही नहीं है। तो पहले तो हमारे बैंकिंग सेक्टर को ठीक करने की जरूरत है। पहले तो बैंकिंग सेक्टर को स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के ना प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहिए। ठीक है। और गवर्नमेंट को इस मामले में सोचना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट भी चलाएं, हम नहीं कहते, आप इंडस्ट्री भी चलाएं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री बन गई है। आप पोर्शन डिवाइड करें कि कोई भी, जैसे हमने एक रिक्वेस्ट की है कि एक डेवलपर या बिल्डर का 20% पोर्शन जो है ना वो मकानों में जाना चाहिए। ऐसे ही किसी बैंक का जो कैपिटल है या उसमें जो उसके डिपॉजिट है उसको भी 20 से 25% सिर्फ हाउसिंग इंडस्ट्री के लोन के लिए जाना चाहिए। खास तौर पे जिसको हम कहते हैं एमनेस्टी देनी चाहिए ऐसे बिल्डर्स को, ऐसे डेवलपर को। तो नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है जब हम घरों की ज़रूरत की बात कर रहे हैं, जब हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के मसाइल की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के मसाइल की बात कर रहे हैं, तो मसाइल के साथ हम उसके सोल्यूशन की तरफ भी आ रहे हैं, हम उसके जो जिस तरह से ये बेहतरी हो सकती है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बड़ा ज़रूरी है जो पॉलिसीज कम अज़ कम बनी हुई हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो। सो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बात की कंस्ट्रक्शन के हवाले से खास तौर पर, और इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और इसके साथ साथ हमने अपने एक सेगमेंट में विरासत के हवाले से बात की कि प्रॉपर्टी विरासत में जब मिलती है उसमें हमारा पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, उसमें बहन के क्या हक हैं, बीवी के क्या हक हैं, बच्चों के क्या हक हैं। इन तमाम तर चीज़ों को आज के प्रोग्राम में कवर किया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।